कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले बिहार मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस संस्था में जो है अच्छी टीचर्स, अच्छी फैसिलिटी, अच्छा सारा चीज़ें आपको अच्छा रिजल्ट सब चीज़ें प्रोवाइड की जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध की जाती है। तो स्टूडेंट वो चीज़ें आप उसका लाभ लीजिए और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाइए। ठीक है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को हम पहले कुछ लेक्चर में आप लोगों को कुछ टॉपिक बताए थे, जो टॉपिक इस समय चल रहा है उसी के रिलेटेड आप लोगों को कुछ पॉइंट बताए थे। उस पॉइंट आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है पढ़ाएंगे, उसके लिए आप लोग अच्छे से देखते रहिए और नोट डाउन करते चलिए, जिससे भविष्य में अगर आप एग्जाम जब आने वाला रहेगा, जिस दिन आपका एग्जाम पेपर रहेगा उस दिन आप क्या अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट आप लोगों को ये जानना अति आवश्यक है और नोट करना अति आवश्यक है। ओके गाइस, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यूनिट जो है OSI इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वह है कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द फील्ड लाइफ। यह बता रहा है कि प्राकृतिक संसाधन एवं वन जीवन की संरक्षण क्या होता है, कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द फील्ड लाइफ। इसका मतलब यह होता है स्टूडेंट कि प्राकृतिक संसाधन एवं वन जीव संरक्षण में क्या चीज़ें पाई जाती है और किस तरीके से उपयुक्त किया जाता है। आइए उस बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट इतना जान लीजिए, जैसे प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण किस तरीके से होता है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न तत्व होते हैं, जैसे जिनका हमारे जीवन में उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए जल हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य का प्रकाश, ये सब चीज़ क्या है, ये हमारा प्राकृतिक संसाधन का एक संरक्षण है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में उपयोग होता है। इस उपयोग किए जाने वाले प्रकृति के अनमोल एक उपहार की तरह मानते हैं, जो कि अनेक रूपों में पाए जाते हैं। परंतु जो हमारे देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया है, उसके कारण कुछ संसाधन का अस्तित्व नष्ट हो जाने पर या कगार पर नष्ट होने का कगार होता है। क्यों? कि आजकल तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कारण भोजन, ईंधन व चारे की मांग और तेजी से बढ़ रही है। इस समस्या का वन संपदा नष्ट हो जा रही है और हमारे द्वारा इन प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। क्यों? इसके लिए निम्नलिखित उपाय होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अधिक से अधिक आप वृक्ष रोपण करें, वृक्ष लगाएं और अधिक से अधिक आप बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण रखें और प्रदूषण नियंत्रण भी रखें और अपने जीवन के लिए उपयोगी ऊर्जा तथा संसाधन का सही उपयोग करें। और इसका पॉइंट होता है कुछ कि धरती के असूचित खनन पर रोके। जैसे मान लीजिए कोई रहते हैं कि अपना एक जमीन कोई रहता है उसे खरा देता है, सब चीज़ें नहीं कराना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए आप लोगों को। और वन की कटाई पर भी रोक लगाना चाहिए और प्राकृतिक संसाधन के दुरुपयोग पर कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए। इससे ये होगा कि आपके स्वस्थ और जो है आने वाले भविष्य में और अच्छा से सारा चीज़ें रहेगा, जिससे वातावरण और प्रदूषित ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि वन पेड़ पौधे रहेंगे तो आसपास के वातावरण और इन्वायरमेंटल अच्छा रहेगा। ओके गाइस, और समझते हैं वन जीव संरक्षण। वन जीव संरक्षण मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखिए, जो वन जीव संरक्षण होता है यह हमारे भारत के कुल भौगोलिक एवं क्षेत्रफल के 5%, कितना परसेंटेज स्टूडेंट? 5% जो होता है मेरा, क्या कह रहता है, यह हमारे राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य होते हैं। जो भारत में कुल 83 राष्ट्रीय पार्क और 448 अभयारण्य हैं, जो कि वनों के संरक्षण तथा अगर आपसे पूछ ली जाए भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है, तो आपको क्या बताना है। देखिए भारत में कुल जो है 83 पार्क हैं। क्या है? पार्क हैं। इसको आप लोगों को मानना जरूरी है और नोट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को अगर पूछेगा अपने क्वेश्चन में तो इसकी आपका आंसर ध्यान रहे। और पूछ लिए क्या, और एक पूछ लिया कि राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय पार्क है और 448 जो है अभयारण्य पार्क है, जिसे कहते हैं 448 क्या है, नोट करते रहिए। यह जो है हमारा 448 पार्क, यह डिसाइड करता है
अभ्यारण्य, इस पर डिपेंड करता है। ओके गाइस, और यह बताता है कि वनों के संरक्षण तथा वन जीवों की सुरक्षा के लिए सन 1972 में, कितने में, सन 1972 ईस्वी में क्या किया गया था स्टूडेंट, यह जो है हमें यह बताया कि वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, जो कि 1972 में, यह वर्तमान में कई संसाधन के साथ लागू किया गया था, जो विश्वव्यापी चेतना के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1968 में प्राकृतिक संसाधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सा है, IUCN, क्या है, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, जैसे पूछ लिया IUCN का पूरा नाम क्या है, तो आप लोगों को मालूम रहना चाहिए। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ओके गाइस, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। यह बताता है वन जीवों के संरक्षण के लिए यह निर्माण किया गया था कि अभ्यारण्य के अनुसार किसी पशु या पक्षी को मारना या उसे पकड़ना मना है, और वन जीव संरक्षण के लिए निम्न योजनाएं तैयार की जाती, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, क्या है स्टूडेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, इस योजना को 1973 में शुरू किया गया था, जो कि अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोजेक्ट टाइगर कब से जो है कि योजना बनाया गया था या शुरू किया गया था, तब आपको बताना है 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रयोजन किया गया था, ठीक है गाइस। और इसमें यह बताया गया था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में चीते यानी कि टाइगर की संख्या में वृद्धि करना है, ताकि उनका वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक और जो परिस्थिति है वह महत्व बना रहे। और क्या बताया था, और बाघ परियोजन में यह नियंत्रण किया गया था। इस परियोजन का प्रमुख उद्देश्य है कि बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण बनाना और बाघों के आवास का संरक्षण, जिन्हें राष्ट्रीय संपदा को मानते हुए करना अनिवार्य होता था। अब स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप जो है कि प्राकृतिक संसाधन पर आधारित कुछ उद्योग, जैसे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड जो आप लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यह जो है इसका मतलब ये होता है कि प्राकृतिक संसाधन पर आधारित कुछ उद्योग, जैसे फर्स्ट मान लीजिए सौर ऊर्जा उद्योग में क्या आता है स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए। सौर ऊर्जा अगर पूछे सौर ऊर्जा में कौन सा उद्योग आता है, तो आप लोग मालूम रहेंगे, तभी जो है आप लोग कर पाएंगे। तो पहले देखिए सोलर पावर प्लांट हो गया और सोलर कुकिंग प्लांट हो गया, ये जो दो प्लांट है ये हमारा सौर ऊर्जा उद्योग में आता है। अब नेक्स्ट समझते हैं पवन ऊर्जा उद्योग में दो पॉइंट इसमें भी आता है, पवन चक्की और पवन पावर प्लांट, दो चीज़ें आता है। और तीसरा स्टेप ये है जल ऊर्जा उद्योग में क्या आता है, मछली पालन उद्योग, एक आता है हाइड्रोलिक पावर प्लांट, दो चीज़ें आता है जल ऊर्जा उद्योग में। और फोर्थ स्टेप समझ लेते हैं वन पर आधारित उद्योग फर्स्ट आता है फर्नीचर उद्योग और दूसरा आता है कागज उद्योग। और फाइव समझ लेते हैं खनिज उद्योग में इसमें धातुओं तथा अधातुओं से संबंधित उद्योग होते हैं। इस तरीके से आप लोग ये जानना अति आवश्यक है किसी प्राकृतिक संसाधन पर आधारित कुछ उद्योग, जिसे इंडस्ट्रियल बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस का प्रभाव, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट देखते रहिए, ये हमारा क्या है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग तथा ग्रीन हाउस का क्या क्या इफेक्ट होते हैं, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए उस बारे में समझते हैं। जब हमारा पृथ्वी पर सूर्य की किरणें से ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ये किरणें वायुमंडल से होता हुआ धरती की सतह से
क्या करता है, टकराती है। जब टकराती है धरती सतह पर तब और फिर वही से परिवर्तित होकर पुनः लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? क्योंकि धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना होता है जिसमें कुछ ग्रीन हाउस जैसे गैस सम्मिलित होते हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्राकृतिक आवरण बना लेती है, जिससे यह आवरण लौटती किरणें के एक हिस्से को रोक देती है, जो ये धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखती है। ग्रीन हाउस गैस को बढ़ोतरी होने के कारण यह आवरण और अधिक मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण पृथ्वी से टकराकर या वापस लौटने वाली किरणों को यह रोक देती है। जब रोक देती है तब क्या होता है स्टूडेंट? तब इस कारण पिछले 10 सालों में यह बताया गया था कि पृथ्वी का तापमान 0.3 से 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था, जो कि इसी के कारण ग्लेशियरों या जमा बर्फ को पिघलाता है, जो कि यह बर्फ पिघलकर किसी समुद्री में पानी की मात्रा को बढ़ोतरी दे रही है। तो बढ़ोतरी देते समय यह निश्चित किया गया था कि उसके साथ साथ पानी की सतह में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसके कारण तटों पर या तटों का कटाव या धरती का एक बड़ा हिस्सा डुबा दिया जाता, जिसके वजह से गर्मी बढ़ने से विभिन्न प्रकार से रोग जैसे मलेरिया हो गए, डेंगू हो गए, पीलिया हो गए, इन संक्रामक रोग से फैल जाता है, यानी कि पहले मतलब बढ़ जाता है। अब जो स्टूडेंट बताइए कि जो बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग है, इसके माध्यम से हम किसी पृथ्वी का वातावरण की प्रभावित होता रहता है। क्यों होता है? जब अगर हमारा किसी परिवर्तन प्रभावित होगा तब उसके कारण कई जगह पर अकाल मच जाएगा और तूफान आएगा, सुनामी आएगा, इन सब चीज संपदाओं से परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सी दुर्घटनाएं भी घटती हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया अवांछित बिना विचारे और किसी मकान ये सब चीज़ें, बहुत से लोगों को चोट लग सकती है, बहुत से नुकसान भी हो जाता है, बहुत से दुर्घटनाएं घटती हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों पक्षों में दुर्घटनाएं घटती है। और समझते हैं डायरेक्ट कैसे घटती है। डायरेक्ट केसेस में यानी कि प्रत्यक्ष कारण में इसको निम्न दो पार्ट में विभाजित किया जाता है। पहला जो होता है अनसेफ कंडीशन और दूसरा होता है अनसेफ एक्ट कंडीशन, यानी कि असुरक्षित दशा और असुरक्षित क्रिया व दशा। पहले समझते हैं असुरक्षित दशा, अनसेफ कंडीशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें यह होता है कि सुरक्षित दशा का एक कारण असुरक्षित औजार और मशीनें कार्य स्थल के खतरे होते हैं, जैसे बिना कार्ड की मशीनरी जिसे कहते हैं PPE। क्या कहते हैं? PPE। यह क्या है स्टूडेंट? यह हमारा एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जिसकी वजह से यह बताता है कि बिना कार्ड की मशीनरी का यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अनुसार यह अनुकूलित काम या कम रोशनी या किसी चिकना फर्श या किसी गलत डिजाइन या कमजोर हाउसिंग कीपिंग या कुछ शोर का कंपन होता है, यह हमारा कहलाता है PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके गाइस, अब नेक्स्ट समझते हैं अनसेफ एक्ट। असुरक्षित क्रिया मतलब करना, जिससे दुर्घटनाएं ज़्यादातर होती है, उसे कहते हैं अनसेफ एक्ट। ओके गाइस, यह ज़्यादातर दुर्घटनाएं असुरक्षित क्रियाओं के कारण होता है। यह माना जाता है कि 88% जो दुर्घटनाएं असुरक्षित क्रियाओं के कारण होती है। जैसे मान लीजिए बिना अथॉरिटी के मशीन चलाना, स्टार्टिंग मशीन ऑफ दी विदाउट अथॉरिटी। ओके गाइस, अब जो समझते हैं आप लोग बताएं PPE जो है हमारा, यह बताता है कि असफलता यानी कि फेलियर टू वेयर PPE। यह जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जिसके कारण यह पता चलता है स्टूडेंट कि असुरक्षित स्पीड पर कम करना यानी कि वर्किंग एट अनसेफ
स्पीड। इससे यह पता लगाया जाता है कि कोई भी असुरक्षित चीज़ों को बिना अनुमति के चलाना नहीं चाहिए। क्या चीज़ें क्या फॉल्ट है, क्या चीज़ें क्या उसमें दिक्कत है, ये सब चीज़ें बिना जाने समझे वो चीज़ें नहीं यूज करना चाहिए। अब समझते हैं नेक्स्ट कि सुरक्षा कवच हटा देना चाहिए। अगर हमें कोई भी चीज़ें करना है तो उसमें निश्चित कर लेना चाहिए एक प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, और कोई असुरक्षित जगह पर रहना चाहिए, और दिमाग की अनुसूचित स्थिति बनी रहनी चाहिए, और खराब का आचरण देख लेना चाहिए, जिससे कि सुरक्षा और सावधानी को दर या किनारा करना पड़ता है। ठीक है, और समझते हैं अप्रत्यक्ष का कारण इनडायरेक्ट केसेज। इनडायरेक्ट केसेज में क्या क्या आता है स्टूडेंट, उसको जान लेते हैं। ओके गाइस, उसको जान लेते हैं ये किस तरीके से, यानी कि इनडायरेक्ट केसेज में यह होता है कि अप्रत्यक्ष कारण के कारण सब केसेज होता है, जो यह बताता है कि अप्रत्यक्ष क्रिया के कारण या क्रिया के खिलाफ या असुरक्षित दशा कार्य स्तर पर क्यों होता है। यह इसलिए होता है कि जानकारी व दक्षता का अभाव, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, भौतिक अनुरूपण नहीं होना। यह क्या बताता है, अप्रत्यक्ष का यानी कि इनडायरेक्ट केसेज और गलत मनोवैज्ञानिक का इस्तेमाल करना, ये भी जो है कि अप्रत्यक्ष कारण इनडायरेक्ट केसेज हैं। अब समझते हैं दुर्घटना का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन नंबर 1 डाल दीजिए, खतरे पर आधारित, और होता है नंबर 2 है एजेंसी पर आधारित, जिसे कहते हैं बेस ऑफ एजेंसी, और दूसरा सेकंड पार्ट ये है कि बेस्ड ऑन दी अर्ज, जिससे कहते हैं खतरे पर आधारित। खतरे पर आधारित क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे व्यक्ति का गिरना, वस्तुओं का गिरना, वस्तुओं का उड़ना या बिखरना, वस्तुओं को रोकना या वस्तुओं से टकराना, विस्फोट या आग, ये क्या है, दुर्घटना का वर्गीकरण के एक खतरे का आधारित है। अब सेकंड समझते हैं एजेंसी पर आधारित। एजेंसी पर आधारित क्या चीज़ें होती है, मशीन या उपकरण का या पर्यावरण का प्रभाव, फर्श या रास्ता या सीढ़ियाँ या भट्टियाँ, रसायन, विकिरण, जब ये क्या है, यह हमारा है एजेंसी पर आधारित। कुछ जो है कि उपकरण या आपको कुछ जो है कि इनडायरेक्ट केसेज में आपका ये सारा आता है। अब समझते हैं स्टूडेंट दुर्घटना के क्या मूल होते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। ओके स्टूडेंट, जो फर्स्ट पॉइंट है डाल लीजिए, जो कि यह आता है विभिन्न पार्ट जो है कि दिया जाता है, जैसे प्रबंध के मुख्य जो मूल होते हैं, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट के क्या उत्पादन होते हैं। अगर सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं है कास्टिंग में, तब उत्पादन में देरी हो सकती है, तब जो है क्षतिपूर्ति पुस्तिका या चिकित्सा का मूल्य भी चुकाना पड़ता है, और नए कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना पड़ता है, समय का नुकसान भी होता है, और उपकरण को बदलना या मरम्मत करना होता है। इसलिए जो भी प्रबंधन मैनेजमेंट रहना चाहिए, इस तरीके से सभी का एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर सारा चीज़ें करना चाहिए एक इंडस्ट्रियल बेस के अंतर्गत। ओके स्टूडेंट, अब समझते हैं सामाजिक मूल्य यानी कि कॉस्ट ऑफ सोसाइटी। इसकी क्या है, सामाजिक मूल्य क्या होता है, समाज के व्यक्तियों का नुकसान, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ पर्सनल इज लॉस टू द सोसाइटी। ओके गाइस, अब मूल इंसिडेंट की बढ़ोतरी इंक्रीजिंग इन द प्राइस इंडेक्स। आप समझते हैं दुर्घटना रोकने के कुछ जो है कि 5 स्टेप 5 स्टेप कौन कौन से हैं स्टूडेंट, आप लोग बताइए, कुछ पॉइंट बताइए स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए दुर्घटना को रोकने के लिए क्या 5 नोट कर लीजिए, जो कि हेडिंग आपको मान लीजिए 5E। ओके, ये क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब ये होता है जब भी पहले पॉइंट इसमें ये डाल दीजिए दुर्घटना रोकने के 5ES। क्या, दुर्घटना रोकने के 5ES। फर्स्ट डाल दीजिए आप लोग कि पहला जो है
अभियंत्रिक यानी कि अभियंत्रिक नियंत्रण, जिसे कहते हैं असुरक्षित स्थितियों के बचाव, इंजरी कंट्रोल टू प्रोटेक्टिव अनसेफ कंडीशन में। अब सेकंड डाल दीजिए शिक्षा और प्रशिक्षण का, जिसे कहते हैं असुरक्षित क्रियाओं से बचाव। देखिए अगर अच्छे शिक्षा है और प्रशिक्षण अच्छे से किया है, प्रशिक्षण अच्छे से किए, तब इन असुरक्षित क्रियाओं से बच सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंट है, टैलेंट एक्सपीरियंस है, तब वो चीज़ें वर्क करने के लिए आप सक्षम रहें। अगर ऐसी स्थिति में अगर आपके पास नहीं है सारी सुविधाएं, तो क्या रहता है, तब उस ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर पाएंगे। वर्क करेंगे तो कोई सी दिक्कत प्रॉब्लम आएगी, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए अपने से प्रशिक्षण करें और जो है जानकारी प्राप्त करें, जिससे भविष्य में आपका जो भी कार्य करे वो चीज़ कुशल मार्ग से, कोई कुशल दर्शन से सारा चीज़ें हो जाए। ओके गाइस, इस तरीके से बहुत से चीज़ें पाई जाती है, जैसे मान लीजिए सुरक्षित नियम और रुचि बनाना और उदाहरण सुनिश्चित करना, इस सभी रास्तों को अपनाना चाहिए। ओके गाइस, अब नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट आप लोगों को ये बताएंगे कि जो है कि कुछ टाइप होते हैं, प्रोडक्शन का कुछ टाइप होते हैं। एक होता है सीरियल नंबर, लिख लीजिए, चाहे तो टेबल बना लीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि इस टेबल के अनुसार आप लोग बना सकते हैं और समझा सकते हैं, टेबल एक नोट कर लीजिए, यहाँ लिखिए सीरियल नंबर। ओके, क्या है हमारा सीरियल नंबर और टाइप प्रोडक्शन। नोट करते चलिए गाइस, टाइप प्रोडक्शन। और इसका क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे कहते हैं PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, इसे समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, सीरियल नंबर फर्स्ट। सीरियल नंबर फर्स्ट में क्या आ जाएगा, हेड प्रोटेक्शन यानी कि सिर की सुरक्षा। पहले नंबर क्या करना चाहिए, अपने सिर की सुरक्षा करना चाहिए। सिर की सुरक्षा करना चाहिए। और पर्सनल में क्या रहना चाहिए, पर्सनल में हेलमेट रहना चाहिए, आपके पास हेलमेट रहना चाहिए। और क्या सेकंड स्टेप आ जाइए। सेकंड में आना चाहिए आपका चेहरे की सुरक्षा रहना चाहिए। क्या, फेस की सुरक्षा करने के लिए रहना सिखाते हैं। नोट करते रहिए, चेहरे की सुरक्षा। और सेकंड में क्या रहना चाहिए, सिर्फ पर्सनल में क्या रहना चाहिए, फेस शील्ड हेलमेट लगाना चाहिए, किसे कहते हैं फेस शील्ड हेलमेट। शील्ड हेलमेट यूज करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, कान की सुरक्षा करना चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, कान की सुरक्षा करना चाहिए। पर्सनल लिखिए, कान प्लाग या कान मास्क लगाने सिखाते हैं, मास्क। ठीक है। और फोर्थ स्टेप में लिख लीजिए, आंखों की सुरक्षा, जिसे चश्मा या फेस शील्ड या हैंड शील्ड या शील्ड, इस तरीके से आपको चश्मे लगाना चाहिए अपने आँख में, आँख की सुरक्षा के लिए। और 5 स्टेप लाना चाहिए, पैर की सुरक्षा। पैर सुरक्षा जैसे लेदर लाइन गार्ड या सुरक्षा जूते, इस तरीके से आपको पहनना चाहिए कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन संस्था में। और 6 स्टेप ये लाना चाहिए, हाथों की सुरक्षा। हाथों की सुरक्षा जैसे मान लीजिए दस्ताना लगाना चाहिए। 7 स्टेप क्या लाना चाहिए, शरीर की सुरक्षा। शरीर की सुरक्षा कैसे रख सकते, लेदर प्राइमिंग रखिए, जिससे कि एप्रेन होता है, लेदर एप्रेन होता है, उसको यूज करिए। और एक पॉइंट होता है नाक यानी कि नॉइज का मास्क लगा लेना चाहिए, जिसे कहते हैं नाक का मास्क। ठीक है, नॉइज मास्क। आप समझते हैं कि आग से बचने के लिए तरीके क्या अपनाना चाहिए। फायर फिटिंग मेथड, आग से बचाव के लिए तरीका क्या अपनाना चाहिए। टेबल से आप समझ सकते हैं। टेबल किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए। ठीक है, पॉइंट लिख लीजिए।
चरण संख्या जिसे कहते हैं सीरियल नंबर। ओके गाइस, 1 2 3। ठीक है, इस तरह से स्टेप बना लीजिए और इसमें 2 कॉलम बना लीजिए। फर्स्ट में लिखिए आँख को ढकना, आँख को ढकना, और इसमें सेकंड में ईंधन का हटाना, ईंधन हटाना। और इसमें सेकंड ऑप्शन लिख लीजिए धुआं युक्त, और इसमें लिख लीजिए ऑक्सीजन को सीमित रखना, अब आइए ठंड में, ठंड में क्या लिखेंगे, ठंडा करना, ठंडा करना। और इसमें क्या लिखेंगे, तापमान कम करना, तापमान कम करना। ये किसमें बता रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका रहना चाहिए आग से बचाव के तरीके। क्या लिखेंगे, आग के बचाव के तरीके। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सब लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, तो आज की जो है हमारा टॉपिक यहीं खत्म हो जाता है, यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग बताएंगे, तो आप लोग जो चीज़ें बताएं उसको नोट करते रहिए, इससे भविष्य में आप लोगों को जब एग्जाम होगा तो देख सकते हैं। इसलिए और अच्छे से रिवीजन करिए, अपने हर स्टेप को फॉलो करने और स्टेप से हर चीज़ें जो है वो चीज़ें डे प्रतिदिन जो है अपना करियर अच्छे से बनाएं और सारा चीज़ें जो है कि इंक्लूड करिए और अपने करियर पर हमेशा फोकस करिए, क्योंकि भविष्य में जो भी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से करिए, जिससे कि लाइफ नहीं बन जाए। कर रहे हैं किस लिए, अपने लाइफ बनाने के लिए। इसलिए जो चीज़ बताया जाता है उसे अच्छे से नोट डाउन करते, उसे रिवीजन करिए, पढ़िए, और जो भी नई चीज़ें आए वो चीज़ें आप जो है कि बताइए और उसको सफर करिए। किसी चीज़ आपको ध्यान नहीं आ रहा है उसको फिर से बताइए, तो ये चीज़ें आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन जो बताया जाता है उसे अच्छे से रिवीजन करिए। ओके, आई होप आप लोगों को सारा चीज़ें मालूम हो गए हो और रिवीजन कर लेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।